हाँ जी। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ प्रयास जेई 2.0 में। और हम लोग आज पी ब्लॉक एलिमेंट का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है जी। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के, बता दो देखें फटाफट से। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया हो भाई, एकदम मस्त। नींद वींद उड़ गई है तुम्हारी? हाँ। और जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा रिवाइज भी करके आए हो? हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया, मस्त एकदम। कोई दिक्कत जीवन में, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए अभी तो, है ना? सिलेबस भी कम हो गया अभी तो मेंस का। तो जो थोड़ा कष्ट है थोड़ा तो कम हुआ होगा। हाँ जी। यस यस यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बताओ देखें, लास्ट क्लास में जो भी हम लोगों ने पढ़ा रिवाइज करके आए हो? अरे लो वॉइस कुछ नहीं है भाई। मैं तेज बोलूंगा तभी वो फिर आवाज वैसी आने लगेगी, खर खर सी आवाज आने लगेगी, है ना? हाँ। जो भी पढ़ा हम लोगों ने लास्ट क्लास में, आप लोग सब रिवाइज करके आए हो। हम लोग पिछली क्लास में कार्बन कंपाउंड्स जो हैं, और मतलब जिसको हम लोग कार्बन फैमिली कहते हैं, वो हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, है ना? हाँ। अरे हाँ जी। चलो करते हैं, आवाज का भी कुछ करते हैं। लो वॉइस को अभी अभी बढ़ा देंगे, क्या रहता है देखें। और बताओ देखें आप लोग। 1 मिनट रुको जरा, कमेंट वाला वो निकाल दो आप। यस यस यस। हाँ हाँ। अरे बढ़ा देंगे, अभी बढ़ा देंगे, रुको थोड़ा वेट करो। बढ़ जाएगी, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, है ना? सेशन को करते हैं स्टार्ट। सेशन को कर देते हैं स्टार्ट, बढ़ जाएगा अपने आप फिर, है ना? हाँ। और नहीं तो मतलब आपके पास तो मोबाइल है ना यार, मोबाइल में अपनी आवाज बढ़ा लो, क्या दिक्कत है मतलब? हद है मतलब। हाँ। आ जाओ देखें। देखो आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। हम लोग ग्रुप 14 एलिमेंट्स अभी पढ़ रहे थे, है ना? और दादा ग्रुप 14 एलिमेंट्स में आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और अगर हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी तो फिर मैं आपका ग्रुप 15 एलिमेंट्स भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। आज का अपना टारगेट ये रहने वाला है। ठीक है। हाँ। ऑल राइट। ग्रुप 14 एलिमेंट्स। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे शायद, है ना? अच्छा एक बात बताओ, एक ऑर्डर आता था, एक आयनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शन आता था। देखते हैं कितने लोग अच्छे से रिवाइज करके आए। एक आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस आता था, एक्चुअल ऑर्डर से कुछ अलग ऑर्डर आता था, वो कहाँ आता था? जल्दी बताओ देखें, है ना? जल्दी बताओ फटाफट। कहाँ डिफरेंस आता था आयनाइजेशन एनर्जी में? कहाँ डिफरेंस आता था आयनाइजेशन एनर्जी में? हाँ जी। एसएन और पीबी में आता था, क्या बात है। हाँ हाँ, आवाज सुनाई तो दे रही है भाई तुम्हें? ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए तो पूछा था तुमसे। अच्छा अभी बताओ, अभी आवाज पे कुछ फर्क पड़ा क्या? कम हुई कि ज्यादा हुई है? अभी आवाज पे कुछ फर्क पड़ा क्या भाई? अभी अभी मेरे हिसाब से अभी ठीक हुई होगी। अभी 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 ठीक आ रही होगी ना शायद, थोड़ी तो तेज आई होगी ना, है ना? चलो हाँ बस। अरे मैं वही चेक कर रहा था अभी। अभी तेज हुआ है मेरे हिसाब से। अभी वॉइस, हाँ हाँ वो कम करी थी मैंने, वो कम ज्यादा मैं कर रहा हूँ। अभी बताओ मुझे, अब बताओ, अभी आवाज तेज हुई होगी शायद। यस यस यस।
हाँ अब ठीक हुई होगी, चलो ठीक है फिर। 5 मिनट खराब करवा दिए तुमने इसके चक्कर में। लो हाई, ज्यादा बोल दो तो बोलते हो तेज होगी सर, कान में ज्यादा तेज आवाज आ रही है, थोड़ा धीरे बोलो। धीरे बोलो तो वैसे सर धीरे आ रही है, सर थोड़ा तेज बोलो। हैं, बताओ क्या क्या करे बेचारा टीचर। आओ जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं फटाफट से। देखो 5 मिनट हम लोगों ने अभी खत्म कर दिए हैं सफलतापूर्वक, है ना। तो आ जाओ। सबसे पहली चीज क्या लिखता है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि जितने भी मेटल्स होते हैं और सारे के सारे मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या ज्यादा सॉलिड्स हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, है ना। हाँ, अब उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन लिखने जा रहा हूं, इस नेक्स्ट लाइन में आपको थोड़ा सा धक्का लग सकता है। थोड़ा सा धक्का लग सकता है क्या? यहां लिखा है कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल्स। जर्मेनियम मेटलॉइड है, इस पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। टिन और लेड जो होते हैं वो सॉफ्ट मेटल्स हैं, इनमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और सॉफ्ट मेटल है इसका मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है ना, है ना। लेकिन एक थोड़ा सा धक्का आपको जरूर लगा होगा, है ना। थोड़ा सा धक्का लगा होगा क्या, कि सर ये जो सिलिकॉन है ना, सर ये नॉन मेटल कैसे हो गया। अभी ठीक हो गया, आवाज रहने दो, आप मत करो कुछ, है ना। याद है आप लोगों को, हम लोगों ने सिलिकॉन को इससे पहले मेटलॉइड वाली कैटेगरी में डाला था। हाँ मुझे पता ही था यही होगा, है ना। यही यही तुम्हारे दिमाग में भी आ रहा होगा कि सर ये सिलिकॉन के साथ क्या हो गया ऐसा। तो यार देखो, ये जो चीज मैंने लिखी है ना, ये वो चीज लिखी है जो एनसीईआरटी में लिखी है। अब मैं सारी चीज आपको बता देता हूं यार, जो एक्चुअल है वो यही है कि एनसीईआरटी ने लिखा है कि सिलिकॉन जो होता है वो नॉन मेटल होता है। ठीक, एक जगह एनसीईआरटी सिलिकॉन को नॉन मेटल की कैटेगरी में डालता है और एक जगह पर सिलिकॉन को मेटलॉइड की कैटेगरी में डालता है। तो एनसीईआरटी खुद कंफ्यूज है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। ठीक है, दो अलग अलग सोर्सेस पे दो अलग अलग कहानी उसने लिखी है। डन। हाँ, अब सर सही क्या होता है, तो आप देखोगे अगर अच्छे रिसोर्स से किसी अच्छी बुक से देखोगे ना, कि जो सिलिकॉन होता है वो हम लोग मेटलॉइड वाली कैटेगरी में ही इसको जनरली कंसीडर करते हैं, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टीज मेटलॉइड्स के ही सिमिलर सी होती है। ठीक है मेरी, हाँ। तो ये दोनों चीज ही मैंने आप लोगों को बता दी है कि भाई एनसीईआरटी ने एक जगह ये दिया है, एनसीईआरटी ने एक जगह ये दिया है, और एक्चुअली क्या होता है वो भी मैंने आप लोगों के सामने बता दिया है। ठीक है ना। तो इसमें अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, इस पे कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए कि साहब उसने तो ऐसे लिखा दिया, उसने सिलिकॉन को ये लिखाया हुआ है, उसने सिलिकॉन को ये लिखाया हुआ है। ठीक है ना, है ना। इसमें अब वो ऊपर नीचे वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। जो है मैंने दोनों चीजें आपको बता दी। एनसीईआरटी ने क्या दिया है, एनसीईआरटी ने दो अलग अलग जगह अलग अलग डेटा दिया है, और एक्चुअली अगर आप देखोगे तो सिलिकॉन जो होता है मेटलॉइड वाली प्रॉपर्टीज शो कर सकता है, शो करता है मतलब, है ना। तो इसी वजह से अच्छी बुक्स में इसको मेटलॉइड बोला जाता है ना। तो ऐसा कोई क्वेश्चन जो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होगा वो एनटीए पूछने से डरेगा, 10 बार सोचेगा। तो ऐसा मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन वो पूछने वाला नहीं है। ठीक है, चलो जी। अब अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, अगर कोई तुमसे पूछ ले कि भाई ग्रुप 13 और ग्रुप 14 एलिमेंट्स में से किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिखा था, अगर हम लोग साइज की बात करें तो जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स होते हैं सर, उनकी जो साइज होती है ग्रुप 13 एलिमेंट्स के कंपैरिजन में छोटी होती है। यस, साइज छोटी होती है लेफ्ट टू राइट जाने पर। तो यही लिखता है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 14 एलिमेंट्स का आर मच हायर देन दोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13। ग्रुप 13 के कंपैरिजन में ज्यादा होगा ग्रुप 14 एलिमेंट्स का, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज। साइज छोटी है, जो बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, है ना, बहुत आसान है। अच्छा, आपके सामने ऑर्डर लिखा है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। देखो बॉइलिंग पॉइंट वाला जो ऑर्डर है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो एक्चुअल ऑर्डर है बिल्कुल उसी को फॉलो करता है। लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका, मेल्टिंग पॉइंट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर कोई सॉलिड है तो सॉलिड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है उस पर डिपेंड करता है, और उसी वजह से आपको मेल्टिंग पॉइंट में बहुत सारे एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं, है ना। और उसका जो रीजन है वो यही होता है, उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंसी आ जाती है मेल्टिंग पॉइंट की, और वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें शक्ल देखने से नहीं पता लगती कि किसका क्रिस्टल कितना स्ट्रॉन्ग है, किसका लैटिस कितना मजबूत है। ठीक है ना। तो एक छोटा सा डिफरेंस है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड और टिन। मतलब जो ऑर्डर हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी का लिखा था ना, वही ऑर्डर किसका आ गया, मेल्टिंग पॉइंट का। और बॉइलिंग पॉइंट वाला जो ऑर्डर है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डाउन द ग्रुप जा रहे हो, साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज करता है विद एन एक्सेप्शन, है ना। जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर था वही ऑर्डर किसका होता है दादा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा, है ना। इसी वजह से अगर आप देखोगे भी ना प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी, तो उसमें आपको मेल्टिंग पॉइंट पे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं,
क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट वाली कहानी। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट पे जनरली आपको क्वेश्चन इसी वजह से नहीं देखने को मिलते हैं। डन। हाँ, अगर आपने नोट कर लिया है तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। समझ में आ गया तो थम्स अप कर देना, नोट कर लिया तो डन लिखना, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। यार अब तो लो वॉइस कहाँ है यार, तुम लोग मतलब अभी भी फालतू ही बात कर रहे हो। लो वॉइस अब कहाँ लो वॉइस है बताओ, इतनी तेज तो आवाज आ रही है। वो सामने जो मेरे चल रही है ना वो कहानी ऐसे ना, वॉइस का हमें पता लगता रहता है सामने, है ना, वॉइस का हमारे सामने पता लगता रहता है। और वो अगर रेड वाले रीजन में चला जाता है ना फ्रीक्वेंसीज का, मतलब बहुत तेज आवाज जा रही है बच्चों का। ठीक है, और भी अगर कोई दिक्कत है तो उसको देख लेंगे, है ना। और अगर कुछ है तो मैं उसको एक बार और चेक कर लूंगा। वॉइस तो लो नहीं है यार, ये तो तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, आज तुमने सोच ही रखा है कि क्लास अच्छे से होने नहीं देनी, है ना। आओ देखें, एक चीज और होती है एलोट्रोपी, जानते हो ना तुम लोग। भाई एलोट्रोप्स के बारे में हम सब लोग जानते हैं, लिखता है कि ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट लेड, है ना। लेड जो होता है बेचारा वो एलोट्रोपी शो नहीं करता, बाकी सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलोट्रोपी शो करते हैं। एलोट्रोप्स, अगर मैं आपसे कार्बन के एलोट्रोप्स पूछूं तो आप लोगों ने बहुत बढ़िया ढंग से कार्बन के एलोट्रोप्स पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है इसके बारे में। सर डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, फुलरिन होता है, कोल होता है, ये सारे जो एलोट्रोप्स, सारे जो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स होती हैं उनको हम लोग एलोट्रोप्स बोलते हैं ना। तो लेड एलोट्रोपी शो नहीं करता, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स एलोट्रोपी शो करते हैं। सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एलोट्रोप्स हैं जिनके बारे में हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता होनी जरूरी है, और वो इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से है भी, मैं आपको वापस से भी बता दूंगा। ठीक है, डन, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स इसकी होती थी। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की कहानी हो गई है खत्म। आगे हम लोग चल लेते हैं दादा किस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद आपका जो चैप्टर ये ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं, इसको भी हम लोग टाटा बाय बाय कह देंगे, है ना। हाँ, बकमिंस्टर फुलरिन, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वही 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 वही। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट और ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में मैं बताने वाला हूं। जो मोटी मोटी कहानी है, मोटी मोटी जो कहानी है मैं एक बार इधर लिख ही देता हूं, है ना, और फिर उसके बाद जो लिखा है हमें कहानी सारी समझ में आई जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि साहब इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी होती है, जल्दी से बता दीजिए। ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, है ना। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होती है इनकी कौन कौन सी होती है दादा, वो होती है सर एक तो +4 और एक होती है +2। यस, ये दो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनकी पॉसिबल होती है। डन। अगर मैं आपसे पूछूं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, यस, स्टेबिलिटी ऑफ +2, स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, हम सब लोग जानते हैं सर, डाउन द ग्रुप जाने पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये ऑर्डर होता है मेरे हिसाब से, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। डन, बहुत बढ़िया। फिर अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि भाई एक बात बता दे, स्टेबिलिटी ऑफ +4 पे क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, सर +4 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करती है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। यस, और रीजन भी मेरे हिसाब से आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है सर, रीजन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। रीजन क्या है इसका, इनर्ट पेयर इफेक्ट, पढ़ लिया, काफी बार ये वाला पॉइंट काम में आ चुका है। डन। अच्छा सर एक बात बताओ, इंडिविजुअली अगर मुझे चेक करना हो, इंडिविजुअली अगर मुझे चेक करना हो कि कार्बन की +2 कार्बन की +4 कौन सी ज्यादा स्टेबल है, सिलिकॉन की +2 सिलिकॉन की +4 कौन सी ज्यादा स्टेबल है, जर्मेनियम की +2 और जर्मेनियम की +4, टिन की +2 और टिन की +4, और लेड की +2 और लेड की +4, इनमें से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। तो इंडिविजुअली मैं कैसे कंपेयर करूंगा, हाँ जी जल्दी से बताइए, इंडिविजुअली मैं कैसे, देखो यहां से लेके यहां तक कार्बन +4 ज्यादा स्टेबल, सिलिकॉन +4, जर्मेनियम +4, टिन +4, सिर्फ और सिर्फ जो लेड होता है ना उसी का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है, सबसे जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है ना, घपला वहीं पे होता है भैया, ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना, लफड़ा यहीं पे है।
है ना, इसकी +2 +4 के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है, बाकी सब जगह +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ही ज्यादा स्टेबल है। डन, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, यहां पर भी हम, यहां तक भी हमें कहानी समझ में आ गई। एक चीज और देखो, एक चीज और समझो। जैसे, हाँ, सबसे पहली चीज, मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जो Sn+2 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कोई कि Sn+2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा या फिर एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, तो आप लोग बोलोगे सर Sn की जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये लेस स्टेबल है कि नहीं है? मानते हो ना आप लोग? और सर ये जो Sn है वो +4 में जाना चाहता है बिकॉज +4 इज मोर स्टेबल। अगर ये +4 मोर स्टेबल है, ये इसमें जाना चाहता है, +2 से +4 में जाना चाहता है, सर इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यस, Sn+2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब जो Sn+2 होगा सर वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? ईमानदारी से बता दो, आ रही है? बहुत आसान चीज है सर, बिल्कुल समझ में आ गई। और देखो जरा, मान लो तुमसे कोई पूछ ले Pb, सर Pb+4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या फिर एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना? ठीक है सर, सर Pb की जो +4 है सर ये लेस स्टेबल होती है। अरे दादा, अगर ये +4 ज्यादा कम स्टेबल है, इसका मतलब ये किस में जाना चाहता है? ये जाना चाहता है +2 की तरफ, बिकॉज +2 इज मोर स्टेबल। आना बोलना दादा, अगर +4 से +2 में जाना चाहता है, इसका मतलब सर इसका रिडक्शन हो रहा है, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो सर जो Pb+4 होगा वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्या आप मेरी बात समझ चुके हो? यस, किसी को इसमें कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, अभी बता सकता है। और अगर सारी कहानी समझ में आ गई है तो आप लोग मुझे थम्स अप करके बता सकते हैं कि सर सब कुछ क्लियर है। नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ये छोटी छोटी कहानी है, छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सी चीजें। ठीक है, नोट कर लिया हो दादा, डन लिख देना, समझ में आ गया हो थम्स अप कर देना बस। यस, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से अभी तक तो, है ना? लो जी, मैं हो गया हूं, साइड हो गया हूं, फटाफट लिख लो। यस, पक्का क्लियर है सबको? परफेक्ट, क्या बात है ना, मजा ही आ जाएगा। एक चीज मैं आपको छोटी सी और बता देता हूं, देखो अभी हम लोगों ने लिखा कि सर जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स होते हैं ना, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख चुके हैं, NS2 NP2 होता है कि नहीं होता? NS2 NP2 होता है, मतलब इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं सर? 4 होते हैं। तो एक बात बताओ, क्या ये +4 आयन का फॉर्मेशन कर सकते हैं क्या? क्या ये +4 आयन का फॉर्मेशन कर सकते हैं क्या? क्या इनकी टेंडेंसी 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने की होगी क्या? चेक कर लेते हैं। देखो, आपके पास एक एलिमेंट है ग्रुप 14 का, जिसको मैं M से दिखा रहा हूं। मान लो इसने पहला इलेक्ट्रॉन लूज किया तो M+ बनेगा। इसके लिए जो एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी वो है IE1, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। यस, M+ से मुझे एक और इलेक्ट्रॉन हटाना है, M2+ बनाना है, तो जो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी उसका है नाम है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अगर मुझे M2+ से M3+ बनाना है तो मुझे एक और एनर्जी देनी पड़ेगी जिसका नाम है IE3। और अगर मुझे M3 से M+4 बनाना है, 4 इलेक्ट्रॉन अगर मुझे बाहर निकालने हैं तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी IE4। तो यहां से लेके यहां तक जो टोटल एनर्जी है, यहां से लेके यहां तक जो टोटल एनर्जी का रिक्वायरमेंट है मेरे भाई, वो वैल्यू कितनी है सर? वो है IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 प्लस IE4। याद है हम लोगों ने ग्रुप 13 एलिमेंट में एक चीज लिखी थी, ग्रुप 13 एलिमेंट में एक चीज लिखी थी कि जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स में बोरोन होता है वो +3 आयन नहीं बनाता, बिकॉज उसकी IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 की वैल्यू बहुत हाई होती है। तो मेरे भाई अगर बोरोन नहीं बना रहा तो ये एलिमेंट कैसे बनाएंगे? इनकी आयनाइजेशन एनर्जी तो बोरोन से भी ज्यादा होती है। ये जो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 की वैल्यू है, ये बहुत ज्यादा है। इसकी वैल्यू क्या है? बहुत ही ज्यादा है।
बहुत ज्यादा है। इसी वजह से ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएंगे, +4 आयन नहीं बनाएंगे, तो आयनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। इसी वजह से सर ये जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करने की बजाय क्या करते हैं, बोलते हैं यार शेयर कर लेते हैं ना, उसमें मेहनत कम है। यस, इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की ज्यादा होती है। यस, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की बजाय इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में विश्वास रखते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे तो सर ये कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ना कि आयोनिक बॉन्ड का। बताओ जरा, समझ में आई कहानी? कितनी बढ़िया चीजें है ना। और अगर आप लोग हर दिन रिवाइज करते हो ना, तो यही खूबसूरती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। पिछली क्लास का पढ़ा हुआ नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर फायदा पहुंचाता है ना। मेरे हिसाब से कहानी क्लियर है, समझ में आ गया हो तो एक बार थम्स अप करना, नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, आगे चलेंगे। यस, हाँ जी, यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो डन लिख देना। यस 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 यस, माई वीडियो इज नॉट प्लेइंग। बेटा कौन से वीडियो की बात कर रहे हो? सुबह सुबह कौन सा वीडियो देख रहे हो तुम? ये वाला वीडियो तो चल रहा है, सब लोगों को देखो, कमेंट कर रहे हैं सारे बच्चे हैं। कुछ ऐसी वैसी चीज देख रहे होंगे तुम। हाँ, उसकी तो बेटा गारंटी नहीं है, वो चले ना चले, मतलब ये तो चल रहा है ना। डन है? यहां तक समझ में आ गई कहानी? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आओ देखें, आओ ये देखो, इस पे जितनी भी चीजें लिखी है, क्या वो सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? हाँ जी, इस पे जो भी चीज लिखी है, क्या वो सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं? अबे हंस क्यों रहे हो? कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? है? या ज्यादा सही बोल दिया? क्या चक्कर क्या है? यार मतलब यही तो है ना, अब ये तो चल रही थी, मतलब अपना वीडियो तो चल रहा है यार। देखो सारे लोग आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम बढ़िया अपना, अभी तो माहौल बनना स्टार्ट हुआ है 10 मिनट में, और वो कमेंट कर रहा है कि सर वीडियो नहीं चल रहा। अब बेटा कोई वो प्लेयर चेंज करो, या तो मतलब सिक्योरिटी लगी होगी उसमें ऐसी कुछ, है ना। हाँ, और सुबह सुबह तो पढ़ाई कर लो यार। आओ देखो क्या कह रहा है, ये वाला पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी होती है, +4 और +2, इसके बारे में हमें पहले से पता है। सेकंड पॉइंट इसने लिखा है कि जो सम होता है फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जी का, मतलब यही जिसकी मैं अभी बात कर रहा था ना, I1+, I2+, I3+, I4, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, और बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से ये कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं ना। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। देखो, और ये कहता है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करती है। बताओ ये चीज हम लोग लिख चुके हैं कि नहीं लिख चुके हैं? ये तो मैंने करवा दिया ना उधर, वही सारी चीज वही लिखी है। डन 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 डन। यस, ये चीज हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। और देखो अगली वाली स्लाइड के बारे में क्या क्या चीजें लिखी है, देखो लिखता है कि कार्बन और सिलिकॉन मोस्टली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मोस्टली लिखा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि +2 नहीं कर सकते, है ना, मोस्टली करते हैं, ठीक है। जर्मेनियम जो होता है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही कंपाउंड बनाता है, बिकॉज हमने लिखा था कि जर्मेनियम की +4 +2 से ज्यादा स्टेबल होती है, और बहुत कम कंपाउंड्स वो +2 में बनाता है, बिकॉज +2 उसकी कम स्टेबल है, तो बहुत कम कंपाउंड्स आपको जर्मेनियम के +2 में दिखेंगे। +4 ज्यादा स्टेबल है, तो मैक्सिमम कंपाउंड जर्मेनियम +4 में बनाता है। ये चीज भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना। और देखो टिन जो होता है वो +2 और +4 दोनों में बनाता है, और देखो ये लिखा हुआ कि SN इन +2 स्टेट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। आ गया क्या? अरे बताओ ना दादा, ये चीज आ गई ना। देखो यही तो लिखा है यहां पर, SN+2 जो होता है वो क्या है, SN+2 एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बिकॉज वो SN+4 में जाने की टेंडेंसी रखता है। डन है ना। जो जो स्लाइड में लिखा है वो सारा सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले ही, है ना। ये तो चीज लिखी थी, बिकॉज +2 SN का कम स्टेबल है, +4 ज्यादा स्टेबल है। सबसे लास्ट वाला पॉइंट एक बार और चेक कर लो। सबसे लास्ट वाला पॉइंट लिखता है कि जो पीबी होता है वो +2 में ज्यादा स्टेबल है। ऑब्वियस है ना। ये भी हम लोग लिख चुके हैं कि PB+2 इज मोर स्टेबल देन PB+4, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूं तो। और इसी वजह से लिखता है कि +4 स्टेट जो होती है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, बिकॉज वो खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखती है। बताइए जनाब, यहां तक सब कुछ क्लियर है? नोट कर लिया है?
तो डन लिख देना कि सर ठीक है। ये सारी चीज हालांकि मैं पहले लिखवा चुका हूं, है ना। वो अब तो आप ड्रॉपर के बच्चे हो तो आपको तो इसी तरह से लिखना चाहिए, है ना। ज्यादा लंबा स्टेटमेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना। आप लोग इसी तरह से लिख सकते हो, इससे कहानी तुम्हें समझ में आ जाती है। और अगर मान लो किसी को लिखना हो, कोई बच्चा ऐसा है कि नहीं यार मुझे पूरा ढंग से नोट्स बनाने, पूरा ही बनाना है ना, तो आप लोगों के लिए मैं ये स्लाइड्स भी लेके आया हूँ, है ना। दोनों में ही आप लोग बड़े आराम से कंफर्टेबल रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जो चाहिए वो सारा सब कुछ इधर मिल जाएगा, ठीक है। डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आओ देखें आगे आओ। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज थी। अब हम लोग आगे चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की, है ना, कि साहब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कौन से कंपाउंड्स बनाने की टेंडेंसी रखता है। तो आइए जनाब, जैसे आपका एक ग्रुप 14 एलिमेंट है जिसको मैं एम से दिखा रहा हूं, दिखा दूं अगर आपकी आज्ञा हो तो। क्यों भाई जनता जनार्दन, और अभी तो इलेक्शन और है, तो जनता की पूछ पूछ नहीं पूछ और ज्यादा बढ़ गई है ना। नेता लोग आके, है ना, कैसे पैर वैर छूते हैं, ऐसे हाथ जोड़ के बात करते हैं, है ना। मतलब हमारा राजस्थान में अभी इलेक्शन है ना, अभी 25 को इलेक्शन है, तो अभी माहौल यही चल रहा है। जनता मतलब सर माथे पे बिठा रखा है। और अगर मान लो जिस दिन जीत गए चुनाव ना, उसके बाद अगले 4.5 साल तक कोई अता पता नहीं रहेगा किसी का, है ना। यही है भाई। तो आपका एक ग्रुप 14 एलिमेंट है जिसको मैं एम से दिखा रहा हूं, और इसने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। ठीक है भाई, करवा दो। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये दो तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, है ना। ये दो तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, एक होता है MO और एक होता है MO2, है ना। इसको बोला जाता है मोनोऑक्साइड। ये कौन सा है, मोनोऑक्साइड। जैसे हम लोग लिखते हैं ना CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। CO होता है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। यस, अच्छा। फिर उसके बाद ये जो होता है ना, इसको बोला जाता है डाइऑक्साइड। क्या बोला जाता है इसको, डाइऑक्साइड। जैसे CO2 होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। CO2 को हम लोग क्या लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और CO को क्या लिखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप देखोगे ये दो अलग अलग ऑक्साइड्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स। एक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोनोऑक्साइड, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में डाइऑक्साइड। किसी को कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती इसमें, है ना। वेरी गुड। इसने एक और बढ़िया चीज लिखी है कि जो ऑक्साइड्स होते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, दे आर मोर एसिडिक। एक चीज बताओ, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं CO और CO2, आपसे पूछा जाए एसिडिक नेचर किसका ज्यादा है, यस, कौन ज्यादा एसिडिक है, तो भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, CO जो होता है ना, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है कार्बन की, और ये है +4। CO कैसा होता है दादा, न्यूट्रल होता है कि नहीं होता, यार ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना पहले ही। और CO2 कैसा होता है, एसिडिक होता है कि नहीं होता। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो CO2 की CO के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। डन, अबे पढ़ लो, हाँ इधर पढ़ लो, पंचायती मत करो ज्यादा। हाँ तुम भी नेतागिरी कर रहे हो अब। तो जब एलिमेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा एलिमेंट का, तो जनरली ऑक्सीडेशन उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ऑक्साइड्स की, वो भी इंक्रीज करती है ना। भाई यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, +4 है, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की ज्यादा होगी, इसी वजह से ये अच्छा एसिड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, नोट कर लेना, नोट हो जाए तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, नोट कर लेना, नोट हो जाए तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। यस यस यस, फटाफट, हाँ लिखो लिखो दादा फटाफट, नोट हो जाए तो डन लिखना, आगे चलेंगे। हम्म, हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको और देता हूं, है ना। ये लिखने से पहले ये लिखना मत अभी, है ना, ये लिखना मत, क्योंकि ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटी सी कहानी मैं आपको समझा देता हूं। देखो, सबसे पहले मैं मोनोऑक्साइड लिख रहा हूं। कार्बन का मोनोऑक्साइड CO होता है, सिलिकॉन का SiO, जर्मेनियम का ZeO, और फिर उसके बाद SNO और PbO। ये तो हो गए मोनोऑक्साइड्स। डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन का होगा CO2, ये होगा SiO2, ये होगा ZeO2, ये होगा SNO2, और ये होगा PbO2। अब मुझे एक बात बताओ, इनमें से
इनमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं, याद करते हैं ना, है ना, कितने लोगों को याद है, देखें अभी पता लगेगा। इनमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं, बताया था मैंने, सारी ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं। एम्फोटेरिक कौन से हैं, ऑक्साइड्स एसिडिक कौन से हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में नेचर ऑफ ऑक्साइड्स मैंने पढ़ाया था। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इनमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं, फटाफट। ओ नेताओं, इधर इधर इधर, ये बताओ ये, हाँ जल्दी बताओ, फास्ट फास्ट फास्ट। इनमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं, इनमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं? हो गया? कौन कौन से? यस, अरे क्या बात है लड़कों, मैंने आपको बताया था एसएन और पीबी के जो ऑक्साइड्स होते हैं, एसएन एंड पीबी के जो ऑक्साइड्स हैं, चाहे वो मोनोऑक्साइड हो चाहे वो डाइऑक्साइड हो, सारे के सारे ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। कुछ याद है कि नहीं है? हाँ जी, कुछ याद है कि नहीं है? दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। हाँ, और देखो, ये जो सीओ होता है ना दादा, सीओ कैसा होता है, न्यूट्रल होता है सर। सीओ कैसा होता है, ये न्यूट्रल होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। एसआईओ जो होता है ना बेटा, ये अनस्टेबल होता है। एसआईओ क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसके बारे में हमें कोई ज्यादा चीजें देखने की जरूरत नहीं है ना, ये अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, इसी वजह से इसके बारे में हम लोग बात करते ही नहीं है, ठीक है। और देखो, और बाकी जो बच गए ना सारे के सारे ऑक्साइड्स, ये वाले, दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो बस इतना ध्यान में रख लो, अपना कहानी बन जाएगी, अपना काम बन जाएगा, इतना सा बस याद रख लो, है ना। सीओ के बारे में सारी दुनिया जानती है कि ये तो न्यूट्रल होता है। एसआईओ ध्यान रख लेना, अनस्टेबल होता है ना, रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता। और बाकी जो होते हैं ये सारे के सारे एसिडिक हो गए। एसएन और पीबी के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, हाँ जनाबे आली गए संत प्रभु, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, ये सारा सब कुछ मैंने बताया था। तो ये जो ऑक्साइड्स होते हैं दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर, ये आपको ध्यान में रखना है। बताओ रह जाएगा क्या? अब ये वाली ऊपर वाली दोनों 4 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना सा लिख लो, वही इनमें जो लिखा है वही ऊपर वाले में लिखा है, ठीक है। यस यस यस, हाँ जी, लिख लो फटाफट से। हो जाए तो मुझे बता देना भाई कि सर हमने नोट कर लिया है, डन लिख देना, हो जाए तो हो गया। चलो फिर आगे चल लेते हैं। अब इसके बाद एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके सामने लिखी है ना, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, हालांकि ये मेंस में इतना काम में नहीं आता, लेकिन ये जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। ये जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ये जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एडवांस में से क्वेश्चन आते हैं ना, एडवांस में से क्वेश्चन आते हैं ना कि ऑक्साइड है, उसका कलर ये है, इसको आपने हीट कर दिया तो इस तरह के कलर में चेंज हो गया, फिर उसको फर्दर हीट किया तो उसका कलर इससे ये चेंज हो गया, और उसको बहुत ज्यादा हीट करने से वो इसमें चेंज हो गया। बताइए ए बी सी डी क्या क्या थे, है ना, याद है तुम्हें? तो ऐसे क्वेश्चन जो एडवांस में पूछे जाते हैं, उनमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेड का ऑक्साइड होता है पीबीओ, इसमें पीबी का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ये इसको लिथार्ज बोला जाता है ना। ये कलर क्या होता है, रेड, और अगर इसको हीट कर दोगे ना, अगर आप इसको हीट करोगे तो रहेगा पीबीओ, लेकिन ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, रेड से येलो बन जाता है, इसका नाम हो जाता है मेसिकोट, है ना। इसको क्या नाम दिया जाता है, मेसिकोट। अगर आप इसको वापस कूल कर दोगे ना, ठंडा, कूल कूल, है ना, ठंडा कर दो, तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिथार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो कलर से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद अगर मान लो आप पीबीओ को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हो, यस, ये अगर आप इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हो तो Pb3O4 बनाता है, जिसका कलर होता है रेड ऑरेंज। और ये जो Pb3O4 है सर, ये कैसा है, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है सर, याद है तुम्हें, ये कैसा ऑक्साइड है, मिक्स्ड ऑक्साइड है सर। PbO3O4 किससे मिलके बना है, PbO और PbO2 से। PbO में Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और PbO
टू में पीबी का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो कई जगह पर इसको ऐसे भी लिखा होता है Pb2,4 ऑक्साइड। क्यों? बिकॉज इट इज ए मिक्स ऑक्साइड ऑफ PbO एंड PbO2। इसको आपका मन नहीं कर रहा, अभी भी मन नहीं मान रहा, बोले सर मैं तो और हीट करूंगा। और हीट किया आपने Pb3O4 को, वो किस में कन्वर्ट हो गया? Pb2O3 में कन्वर्ट हो गया। और ये Pb2O3 भी कैसा है सर? ये भी मिक्स ऑक्साइड है, किसका? Pb और PbO2 का। डन। तो यहां से Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहां पर +4, और ये रेड ऑरेंज से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? रेड ब्राउन में। और फर्दर हीट इसको करते हो तो लास्ट में बन जाता है PbO2, Pb ऑक्सीडेशन स्टेट +4, जो कि किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक ब्राउन कलर का होता है। तो ये एक सीक्वेंस वाला क्वेश्चन मुझे लगता है कि कभी ना कभी ये पूछ सकता है जेईई एडवांस, कि आपने लिथार्ज लिया, रेड कलर का एक ऑक्साइड है, लेड का रेड कलर का ऑक्साइड है, फिर उसको हीट किया तो बताइए क्या बनेगा, है ना? अबे महाराज इसमें 2 Pb होता है भाई। अब तुम्हें बैलेंस और करके बताओ। कोई कह रहा सर इसमें तो ना 2 ही Pb हुए, ये ले 2 PbO PbO2। अब ठीक है ना? अब तो ठीक है। डन डन डन। ठीक है दादा। तो इसको आप लिख लो, है ना? ये मतलब मेंस की बजाय मैं इसको जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं, है ना? फिर भी मतलब अगर आपके सामने रहेगा तो आप लोग इसको पढ़ते रहोगे तो चीजें याद रहेंगी। लिख लो जरा, फटाफट लिख लो, फटाफट लिखो, फटाफट फटाफट फटाफट। नोट हो जाए दादा, डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। हो गया? डन। अरे भाई इसमें रिपीट क्या करना है यार? अब बताओ, इसमें भी रिपीट करो? हद है, मतलब तुम मजे ले रहे हो क्या मेरे? इसमें क्या रिपीट करना है बेटा? पीबीओ था, रेड कलर का था, हीट किया, पीबीओ येलो कलर में कन्वर्ट हो गया, उसको ऑक्सीजन के साथ हीट किया, Pb3O4 बन गया। इसका कलर याद रखना है, O2 के साथ हीट किया, Pb2O3 बन गया, फिर उसको हीट किया, PbO2 बन गया। रेड ब्राउन ब्लैक ब्राउन ये कलर होता है, बस इसमें क्या ध्यान रखें, है? क्या रिपीट करना है भाई? आ जाओ। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर की। सबसे पहले हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देख ली, अब हम लोग पानी के साथ रिएक्शन देखेंगे। ठीक है बेटा, मेंस में आता है कि नहीं? पूछ सकता है, मतलब ऐसे कलर तो किसी का भी पूछ सकता है ना। वो लेड का कलर पूछ ले ऑक्साइड का, है ना? तो कलर तो किसी का भी पूछ सकता है वो। ठीक है जी, आगे आइए। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर की बात करते हैं। सबसे पहले इसने चीज लिखी, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। पानी का इन पे कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों ही कैसे होते हैं? नेटवर्क सॉलिड होते हैं सर। कैसे होते हैं? नेटवर्क सॉलिड होते हैं सर। इनका कार्बन 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 कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, ये नेटवर्क सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बहुत जॉइंट स्ट्रक्चर होती है कोवेलेंट बॉन्ड्स की, इसका पानी कुछ नहीं उखाड़ पाता, है ना? तो इसी वजह से ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। टिन जो होता है ना, टिन, हाँ, ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता लेकिन स्टीम के साथ रिएक्ट कर लेता है। टिन जो होता है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। H2O गैसियस स्टेट में अगर आपने ले लिया तो मैंने आप लोगों को याद है लास्ट क्लास में स्टीम के साथ रिएक्शन बताई थी बोरोन की, कि अगर उसको आप बोरोन को स्टीम के साथ रिएक्ट करवाओगे तो बोरोन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। टिन को अगर आप स्टीम के साथ रिएक्ट करवाओगे तो टिन का ऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। यस। और सबसे लास्ट पॉइंट लिखा तो लेड होता है ना, उसके ऊपर भी पानी का कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ ए प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन। लेड जो होता है इसकी सरफेस पे इसके ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म होती है, और इस ऑक्साइड की लेयर की वजह से जो लेड होता है वो रिएक्टिव नहीं रहता, अनरिएक्टिव बन जाता है। इसी तरह से लेड भी वाटर के साथ फर्दर रिएक्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। डन? बात समझ में आ गई? हाँ, SnO2 बनेगा ना, देखो ये लिखा डाइऑक्साइड, है ना? डाइऑक्साइड ही तो ये टिन का SnO2 बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्लियर है? यहां पर एक छोटी सी चीज देखो मैं और बता देता हूं। अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो इनकी, है ना? हाँ, अगर मान लो इनकी रिएक्शन आपने करवाई किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। बताना, देखना जरा। अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो तो क्या बनेगा? हाइड्राइड बनेगा। जैसे कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो CH4 बनाता है। सिलिकॉन की अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी तो SiH4 बनेगा, है ना? जर्मेनियम होगा तो GH4 बनेगा। यस, फिर SnH4 बनेगा, PbH4 बनेगा। कई बार वो तुमसे नाम वाम पूछ सकता है ऐसे, है ना? बताओ इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनते हैं। ये सारे के सारे क्या दादा? हाइड्राइड्स हैं। सर इसका नाम क्या है? मीथेन। इसका नाम क्या है? मीथेन। सिलिकॉन का जो हाइड्राइड होता है उसका नाम क्या है? सिलेन।
जर्मेनियम का जो हाइड्राइड है उसका नाम क्या है? जर्मेन। टिन का स्टेनिन। ठीक है, और यह है प्लम्बेन। इसका क्या नाम है दादा? प्लम्बेन। ओहो, ठीक है, ये हाइड्राइड्स हैं, इनका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, बस इतनी सी कहानी है। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन CH4 में, आप लोग बोलोगे सर sp3 है। इन सब में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। एक बार जेई में क्वेश्चन आया था, है ना, एक बार जेई मेंस में क्वेश्चन आया 2022 या फिर 2023 में, कि बताइए स्टेनेन जो होता है, दो दो स्टेटमेंट दे रखे थे, उसमें से एक स्टेटमेंट था, उसमें एक स्टेटमेंट था कि जो SnH4 होता है, स्टेनिन होता है, सर जो स्टेनिन होता है वो किस तरह का होता है कंपाउंड? वो प्लेनर कंपाउंड होता है। आपको बताना था कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, इसी वजह से मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, डन, ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्टेनिन प्लेनर नहीं होता, कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, नॉन प्लेनर ज्योमेट्री होती है। इसमें बॉन्ड एंगल वो होता है, सॉरी, कौन सा बॉन्ड एंगल होता है? 109.28 का बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है ना। वो फॉल्स स्टेटमेंट होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। आइए आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस की। नेक्स्ट किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे हम लोग? हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। बहुत आसान चीज है, बहुत ही आसान है। देखो आपका एक ग्रुप 14 एलिमेंट है M, है ना। M से दिखा रहा हूं मैं ग्रुप 14 एलिमेंट को, है ना, ग्रुप 14 एलिमेंट को मैं M से दिखा रहा हूं, और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी किसके साथ? हैलोजन के साथ। X2 क्या है दादा? यहाँ पर हैलोजन है, ठीक है। X क्या है? हैलोजन, है ना। ये वो वाला X नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो। X यहाँ पर वो है, कौन सा? हैलोजन, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हैलोजन के साथ रिएक्शन करूंगा तो क्या बनेगा? सर सारी दुनिया जानती है, हैलाइड बनेगा, है ना। हैलाइड भी ये दो तरह के बनाते हैं। कौन कौन सी तरह का? एक MX2 तरह का और दूसरा MX4 तरह का, है ना। दो तरह के हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, MX2 और MX4। ये है डाईहैलाइड और ये है टेट्राहैलाइड। डाईहैलाइड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा और टेट्राहैलाइड में ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा। सारी दुनिया जानती है कि +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो +2 +4 में दो हैलाइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड। और देखो इसने एक बहुत बढ़िया चीज लिखी है कि अगर आप SnF4 की बात करो, PbF4, Sn और Pb के जो फ्लोराइड्स होते हैं, इनको छोड़ के जितने भी टेट्राहेलाइड्स होते हैं आर कोवलेंट, एक्सेप्ट, लिखा है ना, एक्सेप्ट टिन एंड लेड के टेट्राफ्लोराइड्स। दादा SnF4 एंड PbF4, इसको छोड़ के सारे जो टेट्राहेलाइड्स आर कोवलेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों है ये आयोनिक है। कोई मुझे रीजन बता सकता है कि आयोनिक क्यों है? हाँ देखते हैं कौन बताता है। इतना होनहार बालक या बालिका कौन है? क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये आयोनिक होने के पीछे कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? आपका दिल क्या कहता है? चलिए फटाफट बताइए। हाँ जी, फटाफट बताइए। यस 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 यस, जल्दी 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 बताओ भाई। क्या लगता है? क्या लगता है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? अरे यार एक बात बताओ, F- जो होता है ना, F- स्मॉल साइज है ना, एनायन स्मॉल साइज। क्या बात कर रहे हो यार, एनायन की साइज तो स्मॉल है। एनायन की जब साइज स्मॉल होती तो याद करो फजान रूल, एनायन जितना छोटा होगा उसमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही कम होगा और परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। कैटायन जितना छोटा होगा उसमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा और आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो सर यहां पर दो चीजें हैं, देखो कैटायन तो बड़ी साइज का है ना। Sn और Pb इनकी साइज काफी बड़ी होती है, तो कैटायन हमारा बड़ी साइज का है और एनायन छोटी साइज का है। तो अकॉर्डिंग टू फजान रूल, अगर कैटायन बड़ा है और एनायन छोटा है तो उसमें परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। समझे महाराज? हाँ जी, ये फजान भैया आप तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, बहुत खतरनाक चीज है ना। फजान रूल में, फजान रूल बहुत जबरदस्त चीज है। हर जगह इसके बारे में आपको कहानी सुनने को मिलेगी, ठीक है। हर जगह आपको देखने को मिलेगा फजान रूल। क्लियर है ये बात? समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे अब इसके बाद हम लोग।
अब एक चीज मुझे और बताओ, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। एक स्टेटमेंट आपके सामने लिखा है, हाँ, एक स्टेटमेंट तुम्हारे सामने लिखा है कि जो PbI4 है वो डज नॉट एग्जिस्ट। PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका मतलब ये है कि जो PbF4 है ना, फ्लोराइड एग्जिस्ट करता है, क्लोराइड एग्जिस्ट करता है, ब्रोमाइड एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये वाले तो एग्जिस्ट करते हैं सर पीबी के, लेकिन सर PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करता। कोई इसका रीजन बता सकता है? सर देखो, पहली चीज तो एक रीजन ये हो सकता है, एक रीजन ये हो सकता है कि सर जो पीबी होता है ना, PbI4 में Pb+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और पीबी की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, पीबी की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 ज्यादा स्टेबल होती है ना। पीबी जो होता है +2 में ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जाना चाहता सर, है ना, वो नहीं जाना चाहता, वो नहीं जाना चाहता। एक रीजन ये हो सकता है, मतलब ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि +4 है और +4 से +2 में ज्यादा जाएगा, इस वजह से, मतलब सर जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं होगा, है ना, +2 में स्टेबल है पीबी, +4 में नहीं कंपाउंड बनाएगा। लेकिन फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी तो आना चाहिए, फिर भाई ये वाले कैसे एग्जिस्ट करेंगे? यहां पर भी तो पीबी है, वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना। तो इसका एक रीजन है, देखो मैं आपको बताता हूं, इसका एक रीजन है, वो मैं आपको बताता हूं। कार्बन जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने लिखा था 2s2 2p2, है ना। देखो जो लेड होता है ना, लेड पीबी, इसके पीछे की सारी कहानी मैं आपको समझाता हूं। देखो पीबी जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा नॉर्मल गैस 6s2 6p2, है ना। मैं ऐसे कह सकता हूं, कह सकता हूं मैं ऐसा। अगर मैं ग्राउंड स्टेट लिखूं इसकी, सोचना समझना जरा अच्छे से, अगर मैंने इसकी ग्राउंड स्टेट लिखी तो 6s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 6p में 2 इलेक्ट्रॉन है। आप मुझे बताइए ये ग्राउंड स्टेट में सिर्फ और सिर्फ कितने बॉन्ड बना सकता है? जितने लोगों को कोवेलेंट बॉन्डिंग पता है ना, जितने लोगों को वीबीटी पता है, जितने लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ा, वो इसका जवाब बड़े आराम से दे सकते हैं। सर यहां पर जो पीबी है उसके पास 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये अपनी ग्राउंड स्टेट में सिर्फ और सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकता है। लेकिन PbI4 में पीबी 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, तो मुझे इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखनी पड़ेगी। यस, जो S का 1 इलेक्ट्रॉन है, 6 वाला 1 इलेक्ट्रॉन, वो उछल के कहां चला जाएगा? सर 6s का 1 इलेक्ट्रॉन उछल के कहां चला जाएगा? 6p में चला जाएगा। याद करो, ऐसा ही तो होता था। अब ये कितने बॉन्ड बना लेगा? 4 बॉन्ड बना लेगा। मेरी तुम्हें बात समझ में आई कि नहीं आई? यस। अब होता क्या था, आयोडीन आता था और सबके ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं इनके साथ ओवरलैप कर लेता था, और ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड बन जाता था। यही होता था बॉन्डिंग। वीबीटी, सिंपल वीबीटी हम लोगों ने यही पढ़ा था। अब देखो, एक आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आना चाहिए था कि सर ये जो 6s से 6p में अगर आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, तो इसके लिए तो एनर्जी देनी पड़ेगी। यस, ये एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। भाई 6p की एनर्जी 6s से ज्यादा है, और अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाने के लिए एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। ये एनर्जी आई कहां से सर? एनर्जी आई कहां से? देखो होता क्या है, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जिस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन रखा है, वो ऑर्बिटल पीबी के एक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। बताओ, पीबी और आयोडीन ये आपस में ओवरलैप करेंगे। जब 2 एटम्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, जब उनके बीच बॉन्डिंग होने लगती है तो एनर्जी रिलीज होती है। और जो एनर्जी रिलीज हुई है इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से, वही एनर्जी काम में आती है इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जाने के लिए। यस, जो एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड फॉर्मेशन में, जो एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जाने में काम में आती है। तो यहां पर हो क्या रहा है, देखो I माइनस जो है ना उसका साइज बड़ा है, I माइनस का साइज बहुत बड़ा है। साइज बड़ी है तो ये वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। बॉन्डिंग जो होगी इस केस में वो बहुत वीक होगी, बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होगी, बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होगी, है ना। जब वीक बॉन्ड बनाएगा, वीक बॉन्ड बनाएगा मतलब लेस एनर्जी रिलीज होगी, लेस एनर्जी रिलीज होगी। देखो जब भी बॉन्ड बनता है हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। आयोडीन बेचारा बड़ी साइज का है, वीक बॉन्ड बनाएगा, कम एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज हुई है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है, वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जाए।
और जब इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाए, तो इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं हो सकते, और पीबी 4 बॉन्ड आयोडीन के साथ नहीं बना सकता। दैट इज द एक्चुअल रीजन कि PbI4 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। दादा समझेगा कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। कोई बोलेगा सर PbF4 कैसे बन गया? मेरे भाई फ्लोरीन की साइज छोटी है, छोटी साइज है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इतनी एनर्जी रिलीज है सफिशिएंट इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेज दे। लेकिन बेचारा आयोडीन ही है जो वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और वीक बॉन्ड बनाने की वजह से एनर्जी इतनी सफिशिएंट रिलीज नहीं होती कि यहां से यहां इलेक्ट्रॉन चला जाए। दैट इज द रीजन। बहुत कॉन्सेप्चुअल, एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जो हमें समझ में आता है। ठीक है, कोई कह रहा है सर ये देखा किसने? बेटा देखा किसी ने नहीं है ना, और देखना भी नहीं है। बताओ, कह रहा देखा किसने? बेटा देखने वेखने की जरूरत नहीं है इसमें। हाँ, डन डन डन, क्लियर है? ठीक है, कहानी मेरे हिसाब से समझ में आ चुकी है आप लोगों को। ठीक ठीक बेटा, ब्रोमीन के केस में इसका मतलब यह है कि इन सब में सफिशिएंट एनर्जी रिलीज होती है। इंडिविजुअली पूछने की क्या जरूरत है? इसका मतलब इनमें सफिशिएंट एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेजने के लिए। आयोडीन के केस में नहीं होती। बस चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं सारे स्टेटमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है। देखो क्या कहता है, हैवियर एलिमेंट्स जो होते हैं जर्मेनियम से लेड तक और डाइहेलाइड्स भी बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं। जर्मेनियम +2 में डाइहेलाइड बनाता है, GX2 बनाता है ना, PbX2 बनाता है, और SnX2 बनाता है, जर्मेनियम टिन लेड। और अगर मैं तुमसे इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछूं, है ना, स्टेबिलिटी, डाइहेलाइड्स की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करती है। मेरे हिसाब से बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। यस, स्टेबिलिटी ऑफ डाइहेलाइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। टेट्राहेलाइड्स की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करती है। ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक इसने बहुत बढ़िया चीज और लिखी है कि GX4 जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? बिकॉज GX4 में जर्मेनियम +4 में, और जर्मेनियम की +4 +2 से ज्यादा स्टेबल होती है। लेकिन लेकिन नीचे लिखता है कि जो पीबी होता है वो PbX2 ज्यादा स्टेबल है PbX4 के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि पीबी की +2 इज मोर स्टेबल देन +4। यस, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? एक ही चीज है जो बार बार रिपीट हो रही है ना। एक ही चीज है जो बार बार रिपीट हो रही है। लिखता है कि जर्मेनियम का GeX4 ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज जर्मेनियम +4 में ज्यादा स्टेबल होता है, और जो लेड होता है +2 में ज्यादा स्टेबल है, तो PbX2 ज्यादा स्टेबल है। खत्म कहानी। बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, हम लोग आगे चल लेंगे बिना कुछ सोचे समझे। हाँ जी, फटाफट लिख देना, डन लिख देना, नोट कर लिया हो तो आगे चल लेंगे, आगे चल लेंगे। यस यस यस, हो गया? क्या बात है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। एक देखो, एक बहुत बढ़िया चीज लिखी है इसने अगली स्लाइड में। एक बहुत बढ़िया चीज लिखी है, SnCl2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्यों बे? क्यों 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 SnCl2 क्यों? बिकॉज Sn जो होता है, SnCl2 में +2 में ज्यादा, और Sn की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है? +4। मोर स्टेबल है ये, है ना। ये मोर स्टेबल है, +2 से +4 में जाएगा। समझा चुका हूं मैं पहले से ही, है ना। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो ये खुद किसकी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, है ना। ये किसकी तरह बिहेव करता था? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है। हाँ देखो, यहां पर एक चीज ये भी ध्यान रख सकते हो। मान लो Sn है, उसकी रिएक्शन आपने लिमिटेड क्लोरीन के साथ करवाई, है ना, लिमिटेड सप्लाई ऑफ क्लोरीन, तब जाके SnCl2 बनता है। और अगर मान लो आपने एक्सेस Cl2 ले रखा है ना, क्लोरीन बहुत भर भर के ले रखा, कोई कमी नहीं है ना, कोई कमी नहीं है, दूर दूर से क्लोरीन आ रहा है रिएक्ट करने के लिए, तो अगर हमारा क्लोरीन एक्सेस में तो SnCl4 बनता है। बट स्टिल Sn+4 इज मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई SnCl2 एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो खुद Sn+4 में जाने की टेंडेंसी रखता है। बस खत्म कहानी। अच्छा, एक देखो, एक ये इंफॉर्मेशन है ना, बढ़िया इंफॉर्मेशन दे रखी है आपके सामने। एक इंफॉर्मेटिव चीज लिखी है, लिखता है कि अगर आपको SnCl2 का ऑक्सीडेशन रोकना है ऑक्सीजन से,
तो क्या करो आप, ए पीस ऑफ एसन इज केप्ट इन द बोतल ऑफ SnCl2। देखो आपके सामने एक बोतल है SnCl2 की, है ना, एक आपके पास SnCl2 की बोतल है ना, SnCl2 ही है भाई, इसमें कुछ और मत समझना। इसके अंदर आपने SnCl2 भर रखा है ना, ठीक है, और इसको मान लो इसका ढक्कन खुला है, ढक्कन खुला होगा तो ऑक्सीजन आएगा, और ऑक्सीजन क्या करेगा, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, इस SnCl2 का ऑक्सीडेशन कर देगा। ये जो ऑक्सीजन है वो कहां से आया है, फ्रॉम एयर, ये SnCl2 का ऑक्सीडेशन कर देगा SnCl4.SnO2 में, ठीक है। और अब आप चाहते हो कि ये SnCl2 का ऑक्सीडेशन ना हो तो आप क्या करते हो, इस बोतल के अंदर एक छोटा सा टिन का टुकड़ा रख देते हो, SN का टुकड़ा रख दिया यहां। ऐसा क्यों, बिकॉज ये जो टिन है वो क्या करता है, ये जो ऑक्सीडाइज हुआ है SnCl4 में, इसको वापस कन्वर्ट कर देगा SnCl2 में। मतलब आपका बोतल में रखा हुआ SnCl2 की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, SnCl2 उसी फॉर्म में पड़ा रहता है, फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता, है ना। इसी वजह से हम लोग SnCl2 की बोतल में क्या रख देते हैं, टिन रख देते हैं। अगर आप नहीं रखोगे और अगर आपकी बोतल खुली है ना, तो SnCl2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बोतल में थोड़े टाइम बाद SnCl2 बचेगा ही नहीं। समझ में आ गई मेरी बात, बस ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखें, नोट कर लिया हो तो डन लिखें, आगे चलते हैं फिर। यस, हाँ, जितना भी परसेंट वॉल्यूम है ना उसको छोड़ो तुम, यस यस, फटाफट से नोट कर लो। फटाफट नोट कर लो दादा, फिर आगे चलेंगे, है ना। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन के बाद कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। नोट कर लिया होगा, यस, हो गया, हो गया, हो गया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो एक बहुत बढ़िया चीज इसने लिखी है कि जो CCl4 होता है ना, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता रूम टेम्परेचर पे। टेट्राहेलाइड्स में एक अकेला टेट्राहेलाइड है, कार्बन के टेट्राहेलाइड्स, उनका क्या नहीं होता सर, उनका रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोलिसिस नहीं होता। बाकी जो टेट्राहेलाइड्स हैं उनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखो मैं आपको एक छोटी सी कहानी समझाता हूं। जैसे मान लो आपके सामने लिखा है SiCl4, कार्बन के नीचे आता है सिलिकन, और जो सिलिकन होता है SI, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। बोलो सर, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसका मतलब इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है कि नहीं है, अरे बोलो ना यार, क्या इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। SiCl4 की शक्ल दिखने में ऐसी होती है, ये देखो, ये रहा एक Cl, ये रहा एक Cl, ये रहा एक Cl, ये रहा और एक Cl, ये रहा, है ना, टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करता है। और ये है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, मान लेते हैं ये रहा, है ना, ये है वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक। अब देखो होता क्या है, पानी आएगा, हाइड्रोलिसिस के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हमें पानी की जरूरत पड़ती है। यस, किसकी जरूरत पड़ती है, पानी की। एक बात बताओ, क्या यहां पर वाटर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है क्या, सर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है सर, और सर जो सिलिकॉन है उससे 4 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े हुए हैं, सिलिकॉन पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया सर, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया। और भाई तुम लोग तो पढ़ के आए हो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, न्यूक्लियोफाइल को जैसे इलेक्ट्रोफाइल दिखेगा कूद पड़ेगा उसके ऊपर, अटैक कर देगा। जो वाटर है वो अपने लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में दे देता है, और यहां से क्लोरीन टाटा बाय बाय हो जाता है ना। जैसे ही नया बॉन्ड बना, सिलिकॉन ने एक नया बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, जैसे ही नया बॉन्ड बनता है पुराना बॉन्ड सिलिकॉन तोड़ देता है। समझदार है, तुम भी सिलिकॉन की तरह बनो, जैसे ही नया बॉन्ड बने पुराना बॉन्ड तोड़ दो, जैसे जैसे नया बॉन्ड बनता जाए वैसे वैसे पुराना बॉन्ड तोड़ते जाओ, SN2 मैकेनिज्म शो करो, है ना। क्यों, क्योंकि अगर मान लो एक ही टाइम पे 2 बॉन्ड बन गए तुम्हारे, 2 नाव में सवार होने वाला डूब सकता है, ठीक है ना। तो समझदार बनो, जैसे नया बॉन्ड बनता है पुराना बॉन्ड तोड़ दो, समझदारी तो इसी में, ठीक है ना। तो इसने Cl यहां से बाहर चला जाएगा, वाटर का H+ यहां पे आ जाएगा, और HCl बाहर चला गया ना, -HCl हो जाएगा ना दादा, है ना, HCl बाहर चला गया, तो ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, और यहां OH बन जाएगा, ठीक है। एक क्लोरीन हटा और OH बन गया। ऐसे ही रिएक्शन 3 बार और करवा दोगे, है ना, 3 बार और हो जाएगा। 3 वाटर के मॉलिक्यूल, तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल, तीनों के तीनों उससे OH OH OH, है ना, हटा देंगे। मेरी बात समझ में आई क्या, डन डन डन, है ना।
तो ऐसा रिएक्शन पॉसिबल है किस केस में? सिलिकॉन के केस में। कार्बन के केस में ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज कार्बन के पास यहां वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता। वाटर अपना लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में दे ही नहीं पाएगा अगर कार्बन होगा तो। ठीक है, मेरी बात समझ में आई क्या? यस यस, अगर आपने नोट कर लिया हो तो डन लिखना। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है दादा। एक बार जेई में क्वेश्चन आया कि इनमें से बताओ कौन सा हैलाइड है जिसका, कौन सा हैलाइड है जिसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता? वो आप लिखोगे CCl4। रूम टेम्परेचर पे नहीं होता, हाई टेम्परेचर पे हो जाता है ना, वो कहानी अलग है। लेकिन क्वेश्चन हमसे रूम टेम्परेचर वाला ही पूछेगा। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नोट कर लो इसको फटाफट से, नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लीजिए फटाफट से, है ना? हो गया, डन डन। क्या बात, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक चीज इसने छोटी सी और लिखी है, जैसे ये तो मैं बता ही चुका हूं ना तुम्हें, ये तो करवाई दिया तुम्हें। SiF4 होता है इसका, अगर आपने हाइड्रोलिसिस करवाया, SiF4 सिलिकॉन का फ्लोराइड हाइड्रोलिसिस करवाया, 4 फ्लोरीन हटके SiOH4 बन गया, और साथ में H2SiF6 भी बनता है, जिसको हम लोग फ्लोरोसिलिसिक एसिड भी बोलते हैं, है ना? फ्लोरोसिलिसिक एसिड भी बोलते हैं। H2SiF6 भी बनता है साथ में। लेकिन अगर मान लो सिलिकॉन के फ्लोराइड की बजाय मैं सिलिकॉन का क्लोराइड ले लूं, ब्रोमाइड ले लूं, या फिर आयोडाइड ले लूं, यहां पर X लिख दिया है, SiX4, X में तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर आपने इसका हाइड्रोलिसिस करवाया तो SiOH4 तो बनेगा, लेकिन H2SiF6 नहीं बनेगा। उसकी जगह क्या बनेगा? HX बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसका रीजन है, देखो इसका रीजन क्या है। तो सर ये देखो, ये कैसा है? SiF6 2- ऐसा है ना। सिलिकॉन के चारों तरफ 6 फ्लोरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोरीन जो होता है बेचारे की स्मॉल साइज होती है ना? फ्लोरीन की साइज स्मॉल है, छोटी साइज है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी साइज है तो सिलिकॉन के चारों तरफ 6 फ्लोरीन के एटम्स बड़े आराम से अकोमोडेट कर सकते हैं। उनमें आपस में कोई रिपल्शंस नहीं होंगे, आपस में कोई लड़ाई नहीं होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। लेकिन सोच के देखो, यहां पर क्लोरीन होता, SiCl4 होता, SiCl4 होता तो यहां H2SiCl6 बनता। H2SiCl6 में SiCl6 2- एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज सर क्लोरीन की साइज बड़ी है, बिग साइज। सर इसका साइज बड़ा है, और साइज बड़ा है तो सिलिकॉन के चारों तरफ 6 क्लोरीन के बड़े बड़े एटम्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपस में लड़ाई होने लगेगी, एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, स्टेरिक रिपल्शन होने लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना? तो अगर क्लोरीन से ही काम नहीं चलेगा तो ब्रोमीन तो और बड़ा हो गया, आयोडीन तो उससे भी बड़ा हो गया। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ H2SiF6 फ्लोरीन के केस में ही बनता है। अगर इनका आपने हाइड्रोलिसिस करवाया तो H2SiF6 की जगह HX बनेगा। बाकी ये वाला जो प्रोडक्ट है दोनों में सेम रहेगा। बहुत बढ़िया चीज है ना, बहुत बढ़िया चीज है। क्वेश्चन अगर मेंस को बनाना हो तो इस पे पूछ सकता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। क्लियर हुआ क्या? ये चीज समझ में आई क्या आपको? यस दादा बोलना पड़ेगा भाई, यस यस, हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा, हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा। ऐसे तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। बताइए फटाफट, क्लियर है क्या? डन? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, डन 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 डन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसी पे एक क्वेश्चन भी दिया है, देखो एक क्वेश्चन ये रहा, SiF6 2- is known whereas SiCl6 2- not give possible reasons। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना? अगर आप लोग एनसीईआरटी देखोगे ना तो आपकी एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये तो एग्जिस्ट करता है बट ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? बिकॉज यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। Cl- की जो साइज है वो बहुत बड़ी है ना? साइज बड़ी है तो स्टेरिक रिपल्शन होने लगेंगे, स्टेरिक रिपल्शन होने लगेंगे तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा कंपाउंड। ठीक है, डन? मेरी बात समझ में आ गई क्या? बेटा डीपीपी आ जाएगी, डीपीपी आएगी आज, है ना? आज डीपीपी आएगी, आज के बाद आपको रेगुलर डीपीपीज मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखो एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता देता हूं। जैसे CCl4 होता है ना, अगर मान लो आपने हाई टेम्परेचर लिया, क्या लिया आपने? हाई टेम्परेचर अगर आपने लिया ना, रूम टेम्परेचर पे तो कुछ नहीं होता, हाई टेम्परेचर पे होता क्या है, सुनना मेरी बात। ये CCl4 है ना,
एक क्लोरीन यहां से हटके CCl3 प्लस प्लस क्लोरीन बनेगा, Cl माइनस बनेगा, ठीक है। और अब वाटर का मॉलिक्यूल आएगा H2O। वापस से समझना, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस कार्बन को दे देगा। जैसे ही कार्बन को देगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड बनने लगेगा। जैसे ही बॉन्ड बनेगा, है ना, प्लस है, OH बॉन्ड बनेगा, यहां से H प्लस बाहर जाएगा, क्योंकि वाटर में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, वो देखो वाटर में प्रेजेंट होता है H प्लस और OH माइनस, है ना, दो चीज प्रेजेंट होती है। OH माइनस इसके साथ जुड़ गया, H प्लस इस Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, HCl बनेगा। ऑर्गेनिक पढ़ के आए हो तुम लोग तो। और क्या बन गया, COH Cl Cl Cl, है ना, इस तरह से। फिर उसके बाद यही रिएक्शन एक बार फिर से होगी, एक बार फिर से पानी आएगा, वाटर आएगा, सेम वापस से रिएक्शन होगी, एक क्लोरीन फिर से हटेगा, क्लोरीन फिर से हटेगा और उसकी जगह OH लग जाएगा, COH OH Cl Cl बन जाएगा। अब आप लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी, कार्बन की साइज छोटी होती है, और छोटी साइज है तो उसके ऊपर दो बड़े बड़े OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने ऐसा बहुत बार, है ना, ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमने बहुत बार पढ़ा होगा कि कार्बन पे जब भी दो OH ग्रुप आए, आप लोगों ने लिखा होगा अनस्टेबल। अरे याद है तुम्हें, एक रिएक्शन पढ़ते थे आप लोग, हाइड्रेट फॉर्मेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप लोग पढ़ते थे। एल्डिहाइड और कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आप लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाते थे, हाइड्रेट फॉर्मेशन करते थे, कार्बन के पास दो OH ग्रुप आते थे और दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते थे। आप लोग लिखते थे सर पानी निकल जाएगा, सर पानी निकाल दो यहां से, H2O बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया तो सर पीछे बनेगा COCl2, इसको फॉस्जीन बोला जाता है ना, फॉस्जीन बोला जाता है, साथ में पानी बाहर चला जाएगा। कहने का मतलब ये COCl2 फॉस्जीन, है ना, और जो कि बहुत ही कैसी होती है, टॉक्सिक होती है, गैस होती है, टॉक्सिक गैस होती है। क्या होता दादा, ये टॉक्सिक होती है बहुत ज्यादा, है ना, तो हमें टॉक्सिक लोगों से ही दूर रहना है। ठीक है ठीक है ठीक है, डन। हाँ, दिस इज नोन एज फॉस्जीन। क्लियर, समझ में आ गई बात, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन कब होगी, हाई टेम्परेचर में। अगर आपका रूम टेम्परेचर है तो CCl4 का हाइड्रोलिसिस कोई भी नहीं करवा सकता, है ना। फिर मैं कह देता हूं, अरे मैं यही तो बोल रहा हूं मेरे भाई, महाराज सुनो मेरी बात को, मैं कह रहा हूं CCl4 का हाइड्रोलिसिस रूम टेम्परेचर पे नहीं हो सकता, हाई टेम्परेचर पे ही होगा ऐसा। ये बॉन्ड कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड हाई टेम्परेचर पे टूटेगा ना, हाई टेम्परेचर पे हो जाएगा, लेकिन लो टेम्परेचर पे नहीं होगा, रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा। क्वेश्चन में अगर लिखा है कि क्या CCl4 का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, आप लोग बोलोगे नहीं। क्वेश्चन में लिखा है क्या बहुत हाई टेम्परेचर पे CCl4 का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, आप लोग बोलोगे हाँ, है ना, ऐसे लिखना आप लोगों को। ऑल राइट, हाँ, ओके। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने कौन से साल में पूछा गया, 2021 का क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स इज नॉट नोन, इसमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो एग्जिस्ट नहीं करता। पोल आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, बिना कुछ देरी के सीधा आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट बता दो तुम। हाँ, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही आसान चीज है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यस यस यस, अब देख लो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस है जो जेईई मेंस में पूछे जा सकते हैं। क्या ये मुश्किल है क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे? हाँ, बिल्कुल नहीं लगेगा, बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं भाई। मेंस का क्वेश्चन तो एकदम बहुत इजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम मजा आ जाना चाहिए आपको। लो जी सर, रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं। ये देखो, फिर भी सिर्फ और सिर्फ 76% बच्चों ने सही जवाब दिया है, बाकी 25% लोगों ने गलत जवाब दिया है। मैं कहता हूं इसी वजह से कंपटीशन ज्यादा नहीं है। सत्यम, श्रीधर, फिर उसके बाद समद, परिधि, निर्भय और वंशिका। बहुत अच्छी बात है दादा। अभी हम लोगों ने पढ़ा सिलिकॉन की साइज, क्लोरीन की साइज बड़ी होती है, बड़ी साइज होने की वजह से सिलिकॉन के चारों तरफ 6 क्लोरीन के बड़े बड़े एटम्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, इसी वजह से SiCl6 नहीं बनता। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर जी कैसे बन गया, फिर जर्मेनियम के चारों तरफ कैसे हो गए? तो बेटा जर्मेनियम की जो साइज होती है ना, वो सिलिकॉन से बड़ी होती है, जर्मेनियम खुद बड़ा हो जाता है, जर्मेनियम खुद बड़ा है तो उसके चारों तरफ स्पेस भी ज्यादा है। अब 6 क्लोरीन अकोमोडेट हो जाएंगे।
सिलिकॉन बेचारा छोटा है, छोटा है तो उसकी चारों तरफ स्पेस भी छोटा है, फिर 6 क्लोरीन आपस में लड़ने लगेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन देख लो। द क्लोराइड दैट कैन नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड इज, इनमें से कौन सा क्लोराइड ऐसा, देखो 2019 का क्वेश्चन है जे मेंस का, कौन सा क्लोराइड ऐसा है जिसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है? इसका तो मैं पोल भी नहीं दूंगा तुम्हें, या तुम कहो तो दे दूं? हाँ दूं क्या पोल? देख लो तुम्हारे सामने है, बताओ इसमें क्या बताना है। 2019 का क्वेश्चन है, CCl4 का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं होता। कुछ भी नहीं लिखा क्वेश्चन में इसमें, है ना? तुम्हें अपनी मर्जी से हाई टेम्परेचर नहीं मानना। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हाई टेम्परेचर पे तो, अबे हाई टेम्परेचर लिखा कहां इसने? नहीं लिखा ना तो अपनी मर्जी से मत मानो। ठीक है, समझ में आ गई बात? बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आइए आगे चलते हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं अनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन की। आज हम लोग किसकी बात करेंगे? अनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन की। ये चीज मुझे बताने की अब जरूरत नहीं है, सारी चीज हम लोग इस तरह की पढ़ चुके हैं पहले भी, कि भाई हर ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसके अलग नखरे होते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से अलग होती है। अलग क्यों होती है? बिकॉज सर उसकी साइज छोटी होती है, साइज छोटी है तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होती है, और सर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई होती है, और सर ना इसके पास डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। इस वजह से एनोमल प्रॉपर्टी शो करता है ना? वेरी गुड। अच्छा, हमने ये भी बात करी थी कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हर ग्रुप का, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हर ग्रुप का, वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। देखो कार्बन कार्बन ये रहा, इसमें इसका 2p ऑर्बिटल यूज हो रहा है, इसका भी 2p ऑर्बिटल, इसको मैं पी पाई बॉन्ड बोलूंगा। ये भी पी पाई है, ये भी पी पाई है, ये भी पी पाई, ये भी पी पाई। तो कार्बन कार्बन के साथ भी पी पाई बना सकता है, और कार्बन किसी दूसरे सेकंड पीरियड एलिमेंट के साथ भी पी पाई का फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन जो बड़े एलिमेंट्स होते हैं, जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, वो पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उनमें साइज बढ़ जाती है पी ऑर्बिटल्स की। दादा खाना बोलना, सही कह रहा हूं ना? 3p ओवरलैपिंग और कम इफेक्टिव होगी, 4p और कम इफेक्टिव, 5p और कम इफेक्टिव। जब ऑर्बिटल्स की साइज बढ़ेगी तो जो बॉन्ड बनेगा वो कम स्ट्रॉन्ग होगा, वीक बॉन्ड होगा, उसका फॉर्मेशन नहीं होता, है ना? सिर्फ कार्बन ही अकेला ऐसा एलिमेंट है जो पी पाई बॉन्ड बना सकता है। बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं बड़ी साइज वाले, वो पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। रीजन भी लिखा है, देखो ये रहा, बिकॉज देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर टू लार्ज एंड डिफ्यूज टू हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग। बहुत ज्यादा बड़े हैं, उनमें इफेक्टिव ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होती है। बताइए, क्लियर है? यस, बहुत सिंपल चीज है बेटा, बहुत ही आसान सी चीज है। आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी का नाम सुना होगा, कैटिनेशन। सुने हो? सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना? अरे इसका नाम सुना सुना लग रहा है। कैटिनेशन का मतलब अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, अपने ही जैसे दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, इसको हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं। यस, तो सर जो कार्बन होता है ना, उसकी कैटिनेशन टेंडेंसी बहुत भयंकर होती है। क्यों होती है? क्योंकि सर कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना? कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से कार्बन 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 ऐसे करते करते बहुत बड़ी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो सकता है। कार्बन कैटिनेशन की टेंडेंसी बहुत जोरदार ढंग से शो कर सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और आप लोगों ने देखा भी है कि कार्बन का कैटिनेशन कितना जबरदस्त होता है कि उसने एक पूरी केमिस्ट्री की ब्रांच बना दी, जिसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, है ना? इतना जबरदस्त भयंकर कैटिनेशन शो करता है कार्बन। अब जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ जाता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं नीचे जाता जाऊंगा, एटम का साइज बढ़ता जाएगा। जैसे सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड है, वो थोड़ा वीक होता जाएगा ना, साइज बड़ी हो जाएगी, बड़ी साइज होगी तो ये वीक, थोड़ा बॉन्ड वीक हो जाएगा। जब बॉन्ड वीक होगा तो कैटिनेशन का टेंडेंसी कम हो जाएगा, और नीचे जाऊंगा और बॉन्ड वीक होगा, कैटिनेशन और कम होता जाएगा। सबसे लास्ट में लेड आता है पीबी, वो तो बेचारा कैटिनेशन शो नहीं करता, बिकॉज इसकी साइज बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है, बहुत ज्यादा बड़ी होती है। इसी वजह से ये अपने दूसरे पीबी एटम के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं रखता।
ठीक है, वेरी गुड। तो ये वाला कैटिनेशन का ऑर्डर है, इसको आप लोग ध्यान में रखोगे। जर्मेनियम और टिन का कैटिनेशन लगभग सेम होता है, कार्बन का सबसे ज्यादा, ये ध्यान में रखना। यस, डन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नोट कीजिए, हो जाए तो डन लिखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत आसान चीज। कार्बन का बाइकआउट कर दें, क्यों भाई? हाँ दादा, नोट कर लो बे फटाफट, हो गया हो तो ये भी बता दो। यस, फटाफट नोट कीजिए जरा। हो गया है, डन, वेरी गुड। अब इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये जी मीन्स 2023 का क्वेश्चन है। आइए जनाब, आइए आइए देख लेते हैं इसको। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, फर्स्ट फैब 2023 का क्वेश्चन है। फर्स्ट फैब वाली जो शिफ्ट थी उसमें सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। बॉन्ड का, बॉन्ड एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और मैं अब इसका पोल देने जा रहा हूं, है ना, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसी वजह से इसका पोल भी आपको जल्दी बन जाता है ना, बिना टाइम वेस्ट किए पोल आपके पास सामने आ जाना चाहिए। तो चलिए फिर क्वेश्चन का पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कितना सुंदर, सुशील, आसान क्वेश्चन है जो पूछा है जेई ने 2023 में। हाँ जी, हाँ, तुम में से भी कई लोग होंगे इस शिफ्ट में जिन्होंने क्वेश्चन पेपर दिया होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी बताइए जी, फटाफट। हो गया, पोल आपका खत्म होने जा रहा है, हो गया जी पोल। लो जी रिजल्ट देख लेते हैं। 80% लोगों ने सही जवाब दे दिया यार, बहुत बढ़िया। यश है, फिर उसके बाद करण है, पंडित श्रीधर है, प्रिंस है और सजल है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरे भाई, साइज बड़ी, साइज छोटी और बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, खत्म। इसमें क्या देख रहे हो इतना? कार्बन की साइज सबसे छोटी है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। सिलिकॉन उससे बड़ा, थोड़ा वीक हो गया। जर्मेनियम और बड़ा और वीक हो गया। टिन और बड़ा और वीक हो गया, खत्म। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इसमें क्या दिक्कत? यस, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। आपकी स्क्रीन पर ये 2019 का क्वेश्चन है। 2019 का क्वेश्चन है, क्या कहता है? द एलिमेंट दैट डज नॉट शो कैटिनेशन। बताओ, अब इसमें तो पोल देने का भी मन नहीं कर रहा मेरा, तो इसमें तो पोल देने का भी मन नहीं कर रहा। बताओ कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कैटिनेशन शो नहीं कर रहा है? यार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके नोट से आ जाते हैं। बताओ कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो? पीबी है, खत्म, बस, वेरी गुड। चलिए और आगे की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये भी 12 जनवरी 2019 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखो जी क्या कह रहा है। द एलिमेंट दैट शो ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। पी पाई मल्टीपल बॉन्ड कौन सबसे आसानी से बनाएगा? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। टिन, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ देरी किए मैं पोल आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूं, ये रहा। हाँ जी, पोल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। पोल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। यस, बता दो जरा। लो जी, इस पोल का रिजल्ट आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा जनाब।
90% लोगों ने, क्या बात है यार, सही जवाब दिया है पंडित श्रीधर। फिर उसके बाद है केशव रंजना, नाइट और शिवम शर्मा, वेरी गुड। अभी बताया था सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है कार्बन, जो कि पीपाई पीपाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। एकदम लप्पू सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के साथ सबसे लास्ट टॉपिक है कार्बन फैमिली का। यस, कार्बन फैमिली का सबसे अंतिम टॉपिक वो है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कौन सा है? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, है ना। देखो, अब ये एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पे क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, ऐसा जब हम लोग वो पढ़ते हैं ना, जो जेई मेंस ने, जेई ने जो वो दिया है ना, मतलब एनटीए ने जो सिलेबस दिया है, उस सिलेबस में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। उसने सिर्फ लिखा है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है ना, सिर्फ इतना सा दिया है। लेकिन फिर भी टू बी सेफ साइड, थोड़ा सा सेफ साइड रहने के लिए मैं ये वाला टॉपिक करवा रहा हूं। ठीक है, इसको मैं बहुत ज्यादा इसमें, क्योंकि काफी सारी थ्योरी भी होगी, ठीक है, तो मैं वो थ्योरी वाला पोर्शन अभी स्किप कर दूंगा, वो नहीं लिखवाऊंगा, वो मैं होमवर्क दे दूंगा, आप लोग लिख लेना उसको अपने हिसाब से, है ना। मैं सिर्फ समझा दूंगा क्या है कैसे है, एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। वैसे एलोट्रोप्स के बारे में आप लोग सब जानते ही हो, ठीक है। हाँ, तो क्या पता आ भी जाए, क्या पता ना भी आए, ठीक है। तो मैं मतलब इस पे कुछ ज्यादा वो कमेंट अभी नहीं करना चाह रहा। देखो, अगर मैं एलोट्रोप्स की बात करूं, तो कार्बन के जो एलोट्रोप्स होते हैं, अगर मैं क्रिस्टलाइन, देखो दो तरह के एलोट्रोप्स होते हैं इसके, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। तो जो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स होते हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट एलोट्रोप्स होते हैं वो होते हैं आपका, एक तो डायमंड, है ना, यही वाले इंपॉर्टेंट है। डायमंड हो गया, दूसरा कौन आएगा दादा? ग्रेफाइट आएगा, और तीसरा कौन आता है? फुलरिन आता है ना। ये तीन एलोट्रोप्स होते हैं जो हमें थोड़ा ढंग से डिटेल में देखने होते हैं। बाकी कोल, कोक, कार्बन ब्लैक, ये सारा सब कुछ देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है ना, वो क्वेश्चन यही आता है कि भाई डायमंड जो होता है उसके बारे में समझाइए। तो देखो, सारी दुनिया जानती है ना, सारी दुनिया जानती है कि जो डायमंड होता है उसमें कार्बन 4 डिफरेंट डिफरेंट कार्बन से जुड़ा होगा। मानते हो ना आप लोग, ये जानते हो? हर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, हर कार्बन, है ना। जो भी कार्बन को देखोगे ना, हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होगा, है ना। ये भी 4 से जुड़ा होगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सब लोग, है ना। ऐसे बनता जाएगा, ऐसे करते करते बहुत बड़ी कार्बन कार्बन बॉन्ड का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा, है ना। और इसी वजह से ये नेटवर्क सॉलिड वाली कैटेगरी में भी आता था, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद है तो आता था। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि बताइए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। आप लोग बोलोगे सर कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड बना रहा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। यस, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, मतलब इसका जो ज्योमेट्री होगा वो टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल है तो बॉन्ड एंगल 109.28 होगा, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्या कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? तो आप लोग बोलोगे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, और फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब ये कंडक्टर नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्टर नहीं होता, है ना सर, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ये वो मेन क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछा जा सकता है इस वाले टॉपिक से, ठीक है ना। आप चाहो तो देख लो, यही लिखा, देखो देख लो फटाफट से। लिखता है कि क्रिस्टलाइन लैटिस होता है, बहुत अच्छी बात है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इसमें आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो, 154 पिकोमीटर होती है कार्बन कार्बन बॉन्ड की। The structure extends in space and produces a rigid 3D network of carbon atoms. Due to extended covalent bonding, diamond is the hardest substance on the earth. जो कि नेचुरल अकरिंग है ना, उसका हार्डेस्ट होने का रीजन है उसकी बहुत जबरदस्त स्ट्रक्चर। ये कहाँ यूज होता है? उसने लिखा है कि भाई हार्ड टूल्स को शार्प करने में यूज होता है, टंगस्टन फिलामेंट बनाने में यूज होता है, डाई बनाने में यूज होता है। ये जो इम्प्योर डायमंड होता है ना, वो यूजेज लिखे हैं। बाकी जो काम की चीज है वो ऊपर लिखी हुई है ना। कटर्स वगैरह बनाने में यूज होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। ये बहुत ही भयंकर अनरिएक्टिव होता है ना। नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और चमकता है किसकी वजह से? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ये तुम लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, है ना। कार्बन की चमक होती है ना, चमकता है ना लाइट में, क्यों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है ना। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं कार्बन के बारे में, डायमंड के बारे में, जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बहुत बढ़िया। डायमंड दिखाएं? कहां से दिखाऊं भाई, मैं गरीब आदमी हूं, बताओ डायमंड कहां है मेरे पास। देखो लिखता है डायमंड इज कोवेलेंट येट इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्यों?
कोवलेंट होते हुए भी मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है? बिकॉज इसका नेटवर्क सॉलिड होता है सर। ये नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स है ना सर। कोवलेंट बॉन्ड का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है और उसी नेटवर्क की वजह से सर ये बहुत ही भयंकर हार्ड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हो जाता है। आगे चलते हैं, ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं, है ना। देखो ग्रेफाइट में क्या होता है सर, ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है ना, लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, लेयर्स होती है। देखो ये रहे कार्बन कार्बन एटम की, देखो ये रहा, है ना, कार्बन एटम, हेक्सागनल रिंग्स होती है। देखो ये है हेक्सागनल रिंग, है ना, 6 कार्बन एटम की। ऐसे रिंग्स की एक लेयर होती है। ये है फर्स्ट लेयर, ये है लेयर 2, ये है लेयर 3। और ये जो 2 लेयर्स होती हैं इनके बीच की डिस्टेंस आपके सामने लिखी है 340 पिकोमीटर होती है। इन 2 लेयर्स के बीच में कौन से फोर्सेस होते हैं? वेंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, है ना। वेंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, सारी दुनिया जानती है वेंडरवॉल फोर्सेस आर वीक फोर्सेस। 2 लेयर के बीच में वीक फोर्सेस प्रेजेंट है। इसका मतलब ये 2 लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, स्लिप हो जाती हैं, और इसी वजह से आपका जो डायमंड होता है वो लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है। इसकी तरह, लुब्रिकेंट की तरह सॉफ्ट होता है थोड़ा सा। डायमंड की तरह ये हार्ड नहीं होता, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है बिकॉज ऑफ लेयर्ड स्ट्रक्चर, और लेयर्स के बीच में वेंडरवॉल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है क्या ये चीज? डन। हाँ, अब एक चीज और देखो, यहां पर जो हर एक कार्बन है, देखो जैसे मैं ये वाला कार्बन पकड़ लेता हूं, कितने कार्बन से बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 से बॉन्ड बना रहा है। हर एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है सर। इसका मतलब यह है कि सर यहां पर जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है सर वो sp2 होगा। sp2 होगा मतलब प्लेनर होगा। इसी वजह से ये रिंग भी प्लेनर, ये वाली लेयर भी प्लेनर, ये भी प्लेनर, ये भी प्लेनर। सारी जो हेक्सागोनल रिंग्स हैं वो सारी की सारी हेक्सागोनल रिंग्स कैसी होती हैं? प्लेनर होती है। यस, बहुत बढ़िया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और अगर sp2 है तो सर हर कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कि नहीं है? और फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, कंडक्शन शो करता है। बताओ क्या इसमें कोई परेशानी है? हो ही नहीं सकती। देखो लिखा है इसने, लेयर्स आर हेल्ड बाय वैंडरवॉल फोर्सेस एंड डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स इज इतनी। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इसमें ध्यान रखनी है 141.5 पिकोमीटर होती है, मतलब डायमंड से थोड़ी सी ज्यादा होती है। और हर एक लेयर जो होती है उसमें प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स होती है। देखो हेक्सागोनल है और सारी की सारी प्लेनर है, बिकॉज कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। लिखा है देखो इसमें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ना, और वो इलेक्ट्रॉन लोकलाइज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करता है। बहुत बढ़िया। ग्रेफाइट को आप काट सकते हो, बहुत सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, और इसी वजह से ये ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है इन मशीन्स रनिंग एट हाई टेम्परेचर वेयर ऑयल कैन नॉट बी यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। देखो क्या होता है, ऑयल भी लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है, लेकिन वहीं तक जहां तक कि आपका ऑयल जले ना, है ना। क्योंकि अगर आप ऑयल को बहुत हाई टेम्परेचर पे लुब्रिकेंट की तरह यूज करोगे ना, तो फिर वो अपनी लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज लूज कर देता है ना, वो जल जाता है। हम कहते हैं ना कि ऑयल जल गया। लेकिन ग्रेफाइट जो होता है ना, वो हाई टेम्परेचर, ऐसी मशीन्स जो बहुत हाई टेम्परेचर पे चल रही हो और वहां पर अगर हमें लुब्रिकेशन चाहिए, उस केस में आप लोग ग्रेफाइट यूज कर सकते हो। हाँ, ये वाला पॉइंट देखो, आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ चुके हो। फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते थे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बताइए जरा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ते थे ना, वहां पर आप लोग कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी लिखते थे? बताओ, वहां पर आप लोग कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी लिखते थे? सर हम लोग लिखते थे ग्रेफाइट, बिकॉज ग्रेफाइट इज दी थर्मोडाइनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी थी, है ना। बिकॉज जो आपका ग्रेफाइट होता है वो थर्मोडाइनेमिकली ज्यादा स्टेबल है, किससे? डायमंड से। कुछ याद आया क्या? अरे कुछ याद आया क्या? यस। और एंट्रोपी की अगर हम लोग बात करें, एंट्रोपी इज मोर देन डायमंड। ऑब्वियस ही बात है, एंट्रोपी ज्यादा है क्योंकि इसमें एटम्स के बीच लेयर्ड है ना, लेयर फिसल सकती हैं, रेंडमनेस ज्यादा है। सर डायमंड में कोई रेंडमनेस नहीं होती, वहां तो हर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा एकदम जबरदस्त बॉन्डिंग कर रखी है ना। यहां पर एंट्रोपी ज्यादा है इसके, किससे? डायमंड के कंपैरिजन में। ठीक है। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर इसको लिखना है क्या? बेटा लिखना है अपने हिसाब से लिख लेना, है ना।
जहां जो पॉइंट शॉर्ट में लिखना हो उस हिसाब से लिख देना। अब इसके बारे में क्वेश्चन आएगा भी या नहीं भी आएगा कुछ पता नहीं है, मतलब है ना, कुछ भी पता नहीं, क्योंकि ये सिलेबस में एज सच डायरेक्टली मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, एलोट्रोप में सबसे लास्ट वाला एलोट्रोप आता है फुलरिन, है ना। फुलरिन कैसे बनता है, लिखता है कि अगर आप ग्रेफाइट को हीट कर दो इलेक्ट्रिक आर्क में इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस, तब जाके आपका क्या बन जाएगा, फुलरिन बन जाएगा। फुलरिन जो होती है उसमें देखो एक साथ बहुत सारे कार्बन के एटम्स जुड़े रहते हैं ना, बहुत सारे कार्बन के एटम जुड़े होंगे, एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। उनमें से जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है C60। देखो ये रहा C60 मॉलिक्यूल। इसका मतलब समझते हो क्या आप लोग, इसका मतलब यह है कि एक मॉलिक्यूल जो है उसमें कार्बन के 60 एटम्स हैं, और इसका जो शेप होता है वो सॉकर लाइक होता है, सॉकर बॉल की तरह होता है, और इसको बकमिंस्टर फुलरिन कहते हैं। ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, C60 इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। बाकी किसी पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, है ना। देखो जैसे C70 भी होता है, और कार्बन के 70 60 से लेके 70 80 90 100 से लेके 350 और उससे ज्यादा एटम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल में। हाँ बेटा, अभी इस समय समाप्ति की घोषणा करेंगे, अभी थोड़ा सा 2 मिनट और पढ़ लो, इसको एलोट्रोप को खत्म कर देते हैं आज, ताकि जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो ग्रुप 15 स्टार्ट करेंगे ना। कल वाली क्लास में हम लोग ग्रुप 15 स्टार्ट कर देंगे, ताकि अब इस पे जो क्वेश्चन आता है ना वो ये वाला आता है कि जो C60 मॉलिक्यूल है, एक C60 मॉलिक्यूल में कितनी 6 मेंबर रिंग होती है और कितनी 5 मेंबर रिंग होती है। देखो आपके सामने ये रहा बकमिस्टर फुलरिन, ये रहा, इसमें आप देखोगे 5 मेंबर रिंग भी दिखेगी, दिख रहा है ये 5 मेंबर है। ये वाली चेक करो, ये 6 मेंबर है। तो क्वेश्चन ये आता है कि कितनी 5 मेंबर है और कितनी 6 मेंबर रिंग है। आपके सामने लिखी है कितनी, 20 तो होती है कौन सी 6 मेंबर, और 12 होती है 5 मेंबर, है ना। इस पे क्वेश्चन आता है। और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, ये रहा 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है फ्यूज्ड विद 6 और 5 मेंबर्ड रिंग, बट ए 5 मेंबर्ड रिंग कैन ऑलवेज फ्यूज विद 6 मेंबर्ड रिंग। फ्यूज का मतलब जुड़ी होना। आपकी जो 6 मेंबर्ड रिंग है ना वो 5 के साथ भी जुड़ी हो सकती है, 6 के साथ भी जुड़ी हो सकती है, लेकिन ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है ना इसके अलग निक रहे हैं। बोले मैं ना सिर्फ और सिर्फ किसके साथ जुड़ूंगी, 6 मेंबर्ड के साथ। मैं 5 मेंबर्ड किसी दूसरी रिंग के साथ अपना कोई कार्बन का एटम शेयर नहीं करूंगी, है ना। ये 2 स्टेटमेंट है जिन पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और इन पे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, है ना। ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत सिंपल चीजें। इसमें भी कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कैसा होता है, sp2 होता है, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो डिलोकलाइज रहता है ना। द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन एट ईच कार्बन इज डिलोकलाइज्ड एंड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी वजह से इसमें कौन सा कैरेक्टर आ जाता है, एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है ना। उस फोर्थ जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया ना, है ना, एक इलेक्ट्रॉन 12 5 मेंबर रिंग बोल रहा है, 12 5 क्या है, अरे बेटा देखो ये C60 मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन के 60 एटम्स हैं। आप देखो इसमें कुछ रिंग्स आपको कार्बन एटम्स की ऐसी दिख रही है जो 5 मेंबर्ड है, देखो ये रही 5 मेंबर्ड रिंग, और कुछ रिंग्स ऐसी हैं जो कार्बन में 6 एटम है, एक रिंग में 6 मेंबर्ड है। तो क्वेश्चन ये आता है कि बताओ बकमिंस्टर फुलरिन C60 में कितनी 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं और कितनी 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं। इस तरह का क्वेश्चन होता है जो आपसे वो जनरली पूछता है, ठीक है। ये तो जो इंपॉर्टेंट एलोट्रोप्स थे कार्बन के वो हैं। इसके अलावा भी कार्बन के कुछ और एलोट्रोप्स भी होते हैं, जैसे कार्बन ब्लैक आ गया, कोक आ गया, चारकोल आ गया, इम्प्योर फॉर्म्स ऑफ ग्रेफाइट और फुलरिन। इसको हम लोग अमोर्फस एलोट्रोप्स भी बोलते हैं कार्बन के। कहां से मिलता है कार्बन ब्लैक, इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग हाइड्रोकार्बन्स इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है, उसको आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में अगर बर्न करोगे तो क्या मिलेगा, कार्बन ब्लैक मिलेगा। अगर आपने सप्लाई ऑक्सीजन की या फिर एयर की ज्यादा है तो फिर हम लोग ये पढ़ते थे कि हाइड्रोकार्बन के कंबेशन से H2O प्लस CO2 बनता है, वो तो कहानी अलग है। ये बहुत सिंपल चीजें यार। चारकोल हो गया, कोक हो गया, कैसे बनता है, हीटिंग वुड या फिर कोल रिस्पेक्टिवली एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, है ना। लकड़ी जलाते हो तो भैया कोयला ही तो मिलता है, और क्या करोगे अब, है ना। मतलब यही तो होता है ना, चारकोल और कोल कैसे बनता है, आप क्या करोगे, वुड को जलाओ, कोल को जलाओ हाई टेम्परेचर पे, लेकिन एब्सेंस ऑफ एयर में, तो आपको क्या मिल जाएगा, चारकोल या फिर कोक मिल जाएगा ना। ये इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। देखो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ C60, कौन सा इनकरेक्ट है कि ईच कार्बन एटम फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड, 5 मेंबर्ड रिंग्स आर फ्यूज्ड ओनली टू 6 मेंबर्ड रिंग्स, है ना। 6 मेंबर्ड रिंग्स आर फ्यूज्ड टू बोथ 6 and 5 मेंबर्ड रिंग्स। इट कंटेन्स 12 6 मेंबर्ड रिंग एंड 24 5 मेंबर्ड रिंग्स।
ये वाला स्टेटमेंट सरासर गलत था, क्योंकि 20 और 12 होती है ना, 20 और 12 होती है, इसने गलत लिख दिया, 12 और 24 होती, बिल्कुल गलत था। 2021 जेईई मेंस का ये क्वेश्चन था जो पूछा जा सकता था। ठीक है। अरे भाई कार्बन फाइबर के बारे में नहीं पढ़ना है मतलब, हाँ कह रहा कार्बन फाइबर का क्या होगा, बेटा जो भी होगा कार्बन फाइबर का छोड़ो, वो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो जी फिर अब क्लास खत्म करते हैं। मैंने वैसे तुम्हारे 3-4 नहीं 6 मिनट एक्स्ट्रा हो गए भाई। लो आ जाओ, आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है जो पढ़ा है वो रिवाइज करके आना है। आपको आज डीपीपी मिलेगी, उसको सॉल्व करके आना है। और आपके पास अगर मॉड्यूल है पीडब्ल्यू का, अगर आपके पास मॉड्यूल है पीडब्ल्यू का, तो उठाइए एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1 में जाइए ग्रुप 14 एलिमेंट्स पे। यस, एक्सरसाइज नंबर 1 में ग्रुप 14 एलिमेंट्स और जितने भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन है सारे कर डालिए, है ना। कंपाउंड्स वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं, बिकॉज कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज अभी के लिए हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिलेबस से हटाई गई है, तो वो चीज हमें नहीं करनी। ठीक है ना, इतना सा छोड़ दीजिए। चलो फिर ठीक है, आज के लिए सेशन को कर देते हैं खत्म खत्म खत्म। अब हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में कल। कल एक बार फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए सारे लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, और दादा पढ़ाई जरूर करते रहिए। आज कोई बात नहीं होगी, वैसे ही 5-7 मिनट में आपके एक्स्ट्रा ले चुका हूं। ठीक है ना, अगला सेशन आप लोगों का स्टार्ट होने जा रहा है। तो नेक्स्ट सेशन तक के लिए सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और दादा पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम तो पढ़ने से चलेगा भाई, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।